वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने रात गए अपना इस्तीफ़ा सदर ममलिकत को भिजवा दिया। अब एक अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप हुई है वो क्यों हुई है, यानी उमर अता बुंदियाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड कोलिशन को बहुत भाते तो नहीं है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग क्यों डेवलप हुई है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। सबसे पहले तो मकतूल सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब का जज़्दे खाकी आज रात नैरोबी से पाकिस्तान इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच जाएगा और उसके बाद उनकी तदफीन का अमल जुमेरात को होना है, जो कि उनकी अहलिया की जानिब से अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए से सोशल मीडिया पर बताया गया है। अल्लाह ताला अरशद शरीफ साहब की मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके जो कातिलीन हैं उनको जल्द कैफ़रे किरदार तक भी पहुँचाए, जिन्होंने उनको कत्ल किया है बहीमाना अंदाज में। उसके पीछे कौन था, इसकी इन्वेस्टिगेशंस भी हों और शफाफ तहकीकात के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे कमीशंस की जो रिपोर्ट्स हैं, कमीशन बनते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन आवाम की नज़रों से ओझल रखी जाती हैं। देखते हैं कि इस केस में क्या होता है। यकीनन रियासत पाकिस्तान के लिए भी एक टेस्ट केस है और पूरी सहाफ़ती बरादरी जो है वो भी अगर इकट्ठी नहीं होगी और ऐसे ही डिवाइडेड दिखाई देगी तो शायद ये ना सिर्फ सहाफ़ियों के लिए बल्कि पाकिस्तान में रहने वालों के अपने बुनियादी हुकूक़ की निगहबानी, उनकी पासबानी के लिए अच्छा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने रात गए अपना इस्तीफ़ा सदर ममलिकत को भिजवा दिया। अब आज़म नज़ीर तारड़ साहब के इस्तीफ़े के पीछे क्या वजूहात हैं, ऑल दो आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वजह बता रहे हैं और शेयर कर रहे हैं वो तो ये है कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस जो लाहौर के आवारी होटल में हुई और इसकी काफ़ी गूंज, इसकी धमक दूर दूर तक सुनाई दी गई, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे नारे लगाए गए जो इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ नारे थे। और मंजूर पश्तीन की तकरीर के दौरान हमने ऐसे नारे सुने कि जिसकी बाज़गश्त बहुत दूर दूर तक सुनाई देने लगी। उसके बाद बहुत सारे जो सियासी अकाबरीन हैं, सियासी लीडरान हैं, उनको अपना अपॉलॉजी का एक मैसेज भी भेजना पड़ा, उसकी मजम्मत भी करनी पड़ी। सदर आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से एक मजम्मती बयान आया, बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं उन्होंने अपना एक मजम्मती बयान जारी किया, वज़ीर ख़ारजा भी हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ने शहबाज शरीफ साहब ने उसको कंडेम किया कि इस तरह के नारे ऐसी गैदरिंग के अंदर नहीं लगने चाहिए थे। अब इस आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस का जो मेहमान खुसूसी था वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब थे, जो वफाकी वज़ीर कानून की हैसियत से उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे थे। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ख़ुद भी लीगल फ्रेटर्निटी से हैं, ख़ुद भी बड़े सीजनड और बड़े सीनियर लॉयर हैं। उनकी मौजूदगी के अंदर इस तरह के नारे यकीनन एक अलार्मिंग बात तो है और बहुत प्रेशर था आज़म नज़ीर तारड़ साहब के ऊपर कि उनकी मौजूदगी में ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनकी मौजूदगी में अगर नारे लगे हैं तो वो भी कसूरवार हैं। खैर, इसकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस देने की कोशिश की गई, लेकिन अब बता ये रहे हैं कि इससे बहुत सारे हलकों का अगर दिल दुखा है, जज्बात मजरूह हुए हैं, तो वो माफ़ी मांगते हैं और अपना इस्तीफ़ा देते हैं। लेकिन इस्तीफ़े की वजूहात तो ज़ाती बताई गई हैं कि वो ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दे रहे हैं। हमारी मालूमात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ है, ये एक बहुत बड़ी रीज़न है, बहुत बड़ी वजह है आज़म नज़ीर तारड़ साहब के इस्तीफ़े की। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए था कि इस इजलास में जिन जजेस का नाम, हाई कोर्ट्स के जिन जजेस का नाम सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए रेफ़र किया गया था, उन नामों पर बहुत सारे एतराज़ात उठाए जा रहे थे। सीनियरिटी प्रिंसिपल को मलहूज़े ख़ातिर नहीं रखा गया, ये तहफ़्फ़ुज़ात थे पाकिस्तान बार काउंसिल के भी, सिंध बार काउंसिल के भी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के भी, और जितनी वकला की नुमाइंदा जमातें हैं, तंजीमें हैं, उनकी तरफ से एहतजाज किया जा रहा था। आपको याद होगा कि जिस वक्त जस्टिस आयशा मलिक का नाम लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के लिए गया, तो उस वक्त भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास के बाहर, यानी जिस जगह पे इजलास हो रहा था उसके बाहर पाकिस्तान भर की तमाम वकला तंजीमें सरापा एहतजाज थीं कि इस तरह से सीनियरिटी प्रिंसिपल को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए जब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की एलिवेशन का मामला होता है या तरक्कियों का मामला होता है। अब 3 नाम जो भेजे गए थे, वैसे तो टोटल 4 नाम थे जो रेफ़र किए गए थे, लेकिन 3 नामों के ऊपर जो है वो एतराज़ था। जो पहला नाम था वो जस्टिस शाहिद वहीद का था लाहौर हाई कोर्ट से। जो दूसरा नाम है वो जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब का था सिंध हाई कोर्ट से। जो तीसरा नाम है वो भी सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी का था। और चौथा नाम जस्टिस अतर मिनल्ला का, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनका नाम था, जो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के लिए बतौर सुप्रीम कोर्ट जज रेफ़र किया गया था।
अब 3 नाम जिन पर एतराज़ था, सबसे पहले तो जस्टिस शाहिद वहीद हैं। जस्टिस शाहिद वहीद साहब की जो सीनियरिटी है नंबर, वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चौथे नंबर पे आते हैं। सीनियरिटी के एतबार से जस्टिस शाहिद वहीद साहब का चौथा नंबर था। अमूमन ये होता है, जो रिवायत रही है, ऑल्दो इस हवाले से कोई प्रिंसिपल, कोई कानून मौजूद नहीं है, और बहुत बात होती है कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के प्रिंसिपल्स लेट डाउन करने चाहिए ताकि मुस्तकबिल में इस तरह की बहस को रोका जा सके। अब सीनियरिटी प्रिंसिपल एक सीना बसीना चलता आ रहा है कि जो लाहौर हाई कोर्ट का या सिंध हाई कोर्ट का या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, बलूचिस्तान हाई कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज होगा उसको एलिवेट किया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये वकला तंजीमें कहती हैं। लेकिन यहाँ पर मेरिट की बुनियाद पर उनका कि हम परफॉर्मेंस की बुनियाद पे देखेंगे कि किसकी जजमेंट्स बेहतर है, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, कारकर्दगी अच्छी है, उसको उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर बतौर जज तैनात किया जाएगा। अब ये यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। अब जस्टिस शाहिद वहीद साहब और जो जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं, ये दोनों अपनी अपनी जो हाई कोर्ट्स हैं, यानी एक लाहौर हाई कोर्ट से और दूसरे सिंध हाई कोर्ट से, दोनों चौथे नंबर पे थे। अब इन चौथे नंबर के दोनों जजेस को एलिवेट कर दिया गया, ऑल्दो ये स्प्लिट डिसीजन था, स्प्लिट पॉइंट ऑफ व्यू था। 5-4 की जो है वो काउंटिंग के अंदर इनको एलिवेट किया गया। लेकिन जो जस्टिस शफी सिद्दीकी है, उनके हवाले से कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका और उनका नाम ड्रॉप कर दिया गया। जो तीसरे जज हैं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, इसको जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान हैं उनकी तरफ से मुतफ़िका तौर पर कंसेंसस के साथ एलिवेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर इनका नाम पार्लिमानी कमेटी को भेज दिया गया है। अब ये जो 3 नाम अप्रूव हुए हैं, ये पार्लिमान की कमेटी में जाएंगे, पार्लिमानी कमेटी में होंगे और 14 रोज़ के अंदर अंदर पार्लिमानी कमेटी से इनकी तौसीक ज़रूरी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिन नामों को रेफ़र करती है वो अल्टीमेटली पार्लिमानी कमेटी 14 रोज़ के अंदर अंदर उनको एंडोर्स करके फिर उसके बाद इसका नोटिफिकेशन इशू कर दिया जाता है। तो यानी लाइकली ये 3 जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनात होने जा रहे होंगे और जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब का नाम जो है वो भी ड्रॉप किया गया। जस्टिस शफी सिद्दीकी का ताल्लुक भी सिंध हाई कोर्ट से है। अब जहाँ पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब का मामला आता है, मैं वो आपके सामने रखता हूँ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो गुज़श्ता इजलास है वो 28 को हुआ था, 28 जुलाई को, और 28 जुलाई को होने वाले इस इजलास में बड़ी धुआंधार किस्म की डिबेट हुई थी। ऑल्दो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वतन में मौजूद नहीं थे, फिज़िकली प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन वर्चुअली वो इस इजलास को अटेंड कर रहे थे और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा समेत जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने बहुत सारा एहतजाज किया था इसके अंदर। उससे पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ख़त भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को भेजा था और उसमें कहा था कि जिन जजेस के नाम आपने प्रपोज़ किए हैं या आपके मनपसंद के जजेस हैं, तो इस तरह की मनपसंद मामलात नहीं होने चाहिए। सुपीरियर जुडिशरी का मामला है, उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे थे। उन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इन नामों के ऊपर बहस हुई। 28 जुलाई को होने वाले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जब बहस हुई तो उसमें देखा यह गया कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हुकूमती नुमाइंदे के तौर पर बतौर वफाकी वज़ीर कानून इजलास में उनका भी एक वोट था, फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ साहब का भी एक वोट था, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का वोट था, जस्टिस सरदार तारिक मसूद का वोट था। इन सब लोगों का वोट अगेंस्ट जस्टिस उमर अता बंदियाल, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिन नामों को प्रपोज़ कर रहे थे, तजवीज़ कर रहे थे, इन तमाम लोगों का जो वोट है वो उनके हक़ में नहीं बल्कि उनकी मुखालिफत में था। जब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने देखा कि ये तो मेरी मुखालिफत के अंदर वोट आ रहे हैं और जिन नामों को प्रपोज़ किया गया है ये सब लोग उसकी मुखालिफत कर रहे हैं, तो यकीनन वो वहाँ पर आग बगुला हुए और फिर उस सेशन को कॉल ऑफ कर दिया गया। यानी 28 जुलाई के उस सेशन को नतीजा खेज़ नहीं होने दिया गया, बेनतीजा ही बग़ैर कुछ बताए हुए जो वाकिफ़ान हाल है वो ये बताते हैं कि बग़ैर कुछ बताए जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब गुस्से में अपनी नशिस्त से उठकर रवाना हो गए। अब ये था वो टिपिंग पॉइंट जो एक डिबेट का एक वजह तनाज़ा बना और 28 जुलाई का सेशन कॉल ऑफ कर दिया गया। अब जो सेशन बुलाया गया यानी गुज़श्ता रोज़ मंडे को, उस सेशन से पहले हमारे ज़राए ये बताते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली गई थी। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई सुपीरियर जुडिशरी, चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री और जो वफाकी हुकूमत के नुमाइंदगान हैं जिसमें अटॉर्नी जनरल हैं और आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, इनको किसी जगह पर कन्विंस कर लिया गया था, कायल कर लिया गया था कि आपने ये जो अपना वोट है
वो चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री उमर अता बंदयाल साहब के तजवीज़ करदा नामों की हिमायत में कास्ट करना है। और अगर ये 2 वोट इनकी हिमायत में कास्ट हो जाते तो वही हुआ है जो आपके सामने आ रहा है, नतीजा आपके सामने है। वो जजेस जिनको उमर अता बंदयाल साहब रेफ़र कर रहे थे, अल्टीमेटली उनको अप्रूव कर लिया गया है, सिवाय जस्टिस शफी सिद्दीकी के, जिन पर ख़ुद जो है वो एक से रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने एतराज़ उठाया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में। और फिर उन्होंने बताया कि किस तरह जस्टिस शफी सिद्दीकी से ज़्यादा बेहतर सिंध हाई कोर्ट के अंदर ही तीसरे नंबर के जज हैं अपनी परफॉर्मेंस की बेस पर, जिनको रेफ़र किया जाना चाहिए था, नहीं किया गया। और उससे फिर एग्री करके लोग उठ गए। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द नेम्स जो है वो अप्रूव हो गए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से। अब ज़रा ये कह रहे हैं कि जस्ट जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, क्योंकि वो ख़ुद भी एक सीजनड लॉयर है, प्रोफेशनल लॉयर है, प्रोफेशनल आदमी है, वज़ीर कानून तो वो अब बने हैं, हुकूमत ने उनको सेनेटर बनवाया है, लेकिन उसके साथ उनकी सारी ज़िंदगी जो है वो इन बार काउंसिल्स के साथ गुजरी है, बतौर वकील नुमाइंदे की गुजरी है। तो यकीनन उनके ऊपर एक प्रेशर उनकी नुमाइंदा तंजीमों की तरफ से भी था, और वो ये था कि आपको ऐसे मौके पर प्रिंसिपली जब लाइन की उस तरफ खड़े होना चाहिए था, आपने गलत लाइन का इंतखाब किया है, आप गलत जगह पे खड़े हुए हैं। अब ये प्रेशर उस प्रेशर से ज़्यादा है जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रेशर एक डेवलप हुआ। उस प्रेशर का जवाब तो दिया जा रहा था, इस प्रेशर का जवाब देना मुश्किल हो रहा था। और फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये कहा कि मैंने क्योंकि अपना वोट बतौर हुकूमती नुमाइंदा दिया है, यानी मेरे ऊपर एक कर्ज था, मेरे ऊपर एक बोझ था, मैं वज़ीर हूँ हुकूमत का, तो जो हुकूमत फ़ैसला करेगी आई एम बाउंड टू फॉलो दैट, मुझे बामरे मजबूरी उसको फॉलो करना पड़ा है। इसलिए मैं वो पोस्ट, वो पोजीशन जिसकी वजह से ये हुआ है, मैं वहाँ से अपना रेजिग्नेशन टेंडर कर देता हूँ। और यही हुआ। फिर उसका जवाब अपनी तंजीमों को, अपने पेटी भाइयों को देने के लिए आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने अपना रेजिग्नेशन ज़ाती वजूहात को बुनियाद बनाकर सदर ममलिकत को भिजवा दिया है। अब इसको हुकूमत में रहते हुए अब एक आवाज़ ही आ रही है कि एक अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप हुई है वो क्यों हुई है। यानी उमर अता बंदयाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड कोलिशन को बहुत भाते तो नहीं है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग क्यों डेवलप हुई है। अब एक इस हवाले से एक परसेप्शन डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लेके आना है, उनके ऊपर केसेस हैं, उन केसेस से क्लीन चिट देनी है, और उसका रास्ता भी सुपीरियर जुडिशरी से निकलेगा। अगर तो सुपीरियर जुडिशरी से कुछ रिलीफ चाहते हैं तो फिर आपको उनके कुछ बातों पर अमल करना भी पड़ेगा। तो ये उन बातों में से एक बात है जिस पर हुकूमत ने अमल किया है, जिस पर हुकूमत ने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, और अपने ये 2 वोट जस्टिस उमर अता बंदयाल की झोली में डाल दिए हैं। तो ये है सारी कहानी। आई होप कि आपको समझ आई होगी कि दरपर्दा मामलात क्या है और ऑन द फेस ऑफ इट क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आने वाले दिनों में बहुत सारी डेवलपमेंट्स होनी है। मुल्क में बहुत सारे मामलात अदलिया के रास्ते ही चल रहे हैं, अदलिया के रास्ते ही फैसले दिलवाए जाते हैं, और आने वाले दिनों में भी अगर कुछ होगा तो वो आला अदालतें, अदालत उज़्मा, वहाँ से कुछ डिसीजंस आएंगे, और उसके बाद एक सब्ज़ झंडी होगी मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए भी और बहुत सारे लोगों के लिए भी, जिससे फिर पॉलिटिकल स्पेस उन लोगों के लिए बनती भी दिखाई देगी, प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स के अंदर मुतहर्रिक होते हुए दिखाई देंगे। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन कमिंग डेज टू कम। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।